नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में। और यहां हम लोग बात कर रहे हैं आज सीटेट स्पेशल के लिए, सीटेट के लिए। और आज सीटेट का पेपर था और सभी बच्चे पेपर दे के आए, बहुत अच्छा पेपर दे के आए हैं, सिंपल पेपर है। और उन्हीं के द्वारा पूछ पूछ के मैंने ये पेपर तैयार किया है, बहुत बच्चों से पूछ के कि क्या-क्या आया है स्पेशली सीडीपी में, पेडागोजी में। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। एक बार जाने से पहले नेक्स्ट टाइम जो सीटेट वाले देंगे, जो जाने से पहले ये पेपर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कारगर साबित होगा। और किस तरीके के क्वेश्चन आएँगे और किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही टफ, बहुत रेयर, जैसे सीटेट बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछता है उस तरह के क्वेश्चंस नहीं है ये। तो सिंपल है। और थोड़ा-सा क्वेश्चन के जो डिस्टेंस है, या बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन तो उसको मैंने शॉर्ट किया क्योंकि बच्चे द्वारा बताया गया क्वेश्चंस है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है और ज़्यादा टफ नहीं है। ओके? तो एक बार देखते हुए जाइएगा, बहुत ही कारगर साबित होगा सीटेट स्पेशल के लिए। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू है? तो 6 टू 14 इयर्स के, 7 टू 13, 5 टू 11 और 6 टू 12। आसान सा क्वेश्चन है। 6 टू 14 इयर्स के बच्चों के लिए अधिकार अधिनियम आरटीई कहता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना प्रदान किया जाए। दूसरा है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ओके? तो बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, IQ इक्वल टू जो मानसिक आयु है, मानसिक आयु कितना है 5 बट्टा वास्तविक आयु यानी 4 मल्टीप्लाई 100। ओके? 100 यानी इससे कटा 25 और 25 फाइव जा 125 यानी 125 क्या है, राइट आंसर है। ओके? IQ बराबर बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100, यही फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं 125। ठीक, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छे क्वेश्चंस है। जो भी पूछे गए क्वेश्चन है, जो भी बच्चे द्वारा बताए गए क्वेश्चन है, तो देखते हुए जाइएगा, नेक्स्ट टाइम काफ़ी मददगार साबित होगा। नेक्स्ट, एलेक्सिया है क्या? पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता या सुनने की क्षमता? ओके, नेक्स्ट है एलेक्सिया है। एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता या सुनने की क्षमता? तो आसान सा क्वेश्चन है, एलेक्सिया क्या है? एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। ओके, जिसमें वर्णमाला को नहीं समझ पाता है बच्चा। नेक्स्ट, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलकर भैया बच्चे जो होते हैं या 3 पहियों की साइकिल चलाना सीख लेते हैं, बच्चा किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? ओके? तो ये जो अवस्थाएं हैं वो किस में है? शैशवावस्था में। ओके? यानी छोटे छोटे वाक्यों को बोलना सीख लेगा, 3 पहिए साइकिल में बैठा दो, फिर धीरे धीरे चलाना सीख लेगा। ये किस अवस्था की चीज़ें हैं? शैशवावस्था की चीज़ें हैं। ओके? नेक्स्ट, नैतिक तर्क की अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नैतिक तर्क की अवस्था कोहलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रायड ने, पावलोव ने। तो नैतिक तर्क की अवस्था किसने किया है? कोहलबर्ग ने। ओके? नेक्स्ट, सूर्य बच्चे के साथ चलता है, उसे मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सूर्य बच्चे के साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है? पराहम केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन या वस्तु स्थायित्व? ये किस पे डिपेंड करता है? यह है सजीव चिंतन पे। ओके? किस में है? सजीव चिंतन पे। डन। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था? तनाव और क्रोध की अवस्था है, यानी बहुत ज़्यादा तनाव में भी होते हैं बच्चा और बहुत ज़्यादा क्रोधित भी होता है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था। ओके, काफ़ी तनाव और तूफान की अवस्था कहा जाता है उसको। नेक्स्ट, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण दोनों का। यह आसान सा क्वेश्चन है, बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब शुरुआत से ही करते आ रहे हैं, जब से आप बीएड कर रहे हो। बालक के विकास के परिणाम किससे है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से। निम्न में से कौन सा सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। कौन सा क्वेश्चन सही है? यानी अगर सही से देखें तो बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सब इक्वल होते हैं। ओके? नेक्स्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना।
क्या नैतिक स्थापना के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? तो सबसे अच्छी चीज़ है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगर बालक जो शिक्षक है आदर्श रूप में व्यवहार कर रहा है तो बालक ऑटोमेटिक देख देख के अनुकरण करके बच्चा सीखता है और वो भी आदर्श रूप सीख जाएगा। नेक्स्ट, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, तटस्थता की भावना का। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के बीच किसका विद्यार्थियों के मध्य कौन सा बढ़ावा देगा? तो वो देगा सहयोग की भावना का, कि एक दूसरे का सहयोग करे और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना लिखना सीखना, बौद्धिक विकास। ये सबको आई थिंक सबके सही होंगे, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट है डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। किसका किसका? वंशानुक्रम पर्यावरण का, चुनौती और सीमाओं का, स्थिरता एवं परिवर्तन का, खोज एवं पोषण का। किसका? विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो जाहिर सी बात है वंशानुक्रम पर्यावरण का ही, ये दोनों ही एक दूसरे को विकास पे काफ़ी काम करते हैं। ये दोनों मिलके बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, शिक्षक की लिखावट। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है? ओके, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो कौन है? शिक्षक को विषय की समझ, यानी शिक्षक जितना अच्छा विषय की समझ रखेगा उसके जो शिक्षण है उसका वो प्रभाव उतना ही बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। जो शिक्षक है वो निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। छात्रों को प्रभावित करने के लिए, यानी प्रभावित करने के लिए, शिक्षक को रोचक बनाने के लिए शिक्षण को, छात्रों को एकाग्रचित्त बनाने के लिए, छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। कौन सा काम है? शिक्षण जो संबंधी सहायक सामग्री है उसका प्रयोग क्यों करते हैं? तो शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, ताकि वो रोचकता के साथ सीखे, समझे और आसानी से सीख जाए। नेक्स्ट है, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक को नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता को लिखना चाहिए कि भैया तुम आओ देखो। नेक्स्ट, जाकर उनसे मिलना चाहिए। वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। देखिए दो चीज़ बिल्कुल गलत होता है, दंडित करना और अनदेखा करना हम लोग नहीं कर सकते। तो मेन चीज़ क्या है? जाकर उनसे मिला जाए, खुद ही चले जाएं, मिल लाएं कि यह बच्चे की क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं। निदान उपचार करने के लिए भी हम लोग गार्जियन से मिलते हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन बिल्कुल सही जवाब है। सतत मूल्यांकन का हम लोग प्रयोग करते हैं, रेगुलर फॉर्मेट में हम लोग इनका मूल्यांकन करना चाहिए। विद्यार्थी में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थी के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो किसको जानना है? तो सबसे जरूरी चीज़ है विद्यार्थी के सभी पक्षों को जान लो। तो हम सभी चीज़ों को अगर जान जाएंगे तो जाहिर सी बात है हम और अच्छे से उसे समझा पाएंगे। चाहे वो मानसिक हो, संज्ञानात्मक हो, हर चीज़ को अगर जानेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन जो होगा वो बहुत ही बेस्ट होगा। नेक्स्ट, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ओके, तो क्या कह रहा है, कौन सा कथन गलत है ना? तो गलत क्या है? विकास रेखीय होता है। विकास एक सर्कुलर फॉर्म में, रेखीय फॉर्म में नहीं होता। विकास थोड़ा ऊपर नीचे होता है, यानी कभी कभी बुद्धि बढ़ती है, कम होती है, संज्ञान बढ़ता है, कम होता है। ये चीज़ें जो होते हैं फॉर्मेट में होती है। एक बराबर एक रेखीय विकास नहीं होता। शारीरिक विकास में भी देख ले तो कुछ दिन के लिए थोड़ा धीमे होता है, कभी कभी बहुत तीव्र होता है। ओके, इस अवस्था को मिथ्य परिपक्वता के समय भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है मिथ्य परिपक्वता का समय? है ना, रॉस ने कहा था मिथ्य परिपक्वता का समय। किसको कहा था? बाल्यावस्था को, यानी उत्तर बाल्यावस्था को स्पेशली कहा था। तो बाल्यावस्था क्या है? मिथ्य परिपक्वता का काल है। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप पर आधारित होता है। किससे? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर,
शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति है मूल रूप से किस पे आधारित होती है? ओके, तो ये किस पे आधारित होती है? विकास व बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पे काम करता है, या शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पे, या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम पद्धतियों पे, या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पे? ओके, तो याद रखिए ये किस पे काम करता है? विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिकों सिद्धांतों पे, यानी यहाँ पे हम विकास डेवलपमेंट कराते हैं उसके मनोवैज्ञानिक, यानी वहाँ पे हम उसके सामाजिक चीज़ों को सिखाते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी काम करता है ये सब खेलना। ओके। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ओके, सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। तो वाइगोत्स्की जानते हैं सब लोग, जेडपीडी देने वाले, किस पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं? वो है सामाजिक। ओके, समाज को, संस्कृति को उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है। नेक्स्ट है क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डैश की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा भी करती है। सीखने के लिए आकलन, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना, सीखने को आकलन। ओके, तो किस पे काम करती है ये क्रिस्टीना जो है? अपनी कक्षा को जब क्षेत्र भ्रमण में ले जाती है, वापस लाने पे विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा भी करती है। तो क्या ये सीखने के लिए आकलन करवा रही है? ठीक, क्या सीखने के लिए आकलन करवा रही है, या आकलन के लिए सीखना करवा रही है, या आकलन का सीखना करवा रही है? ओके, तो देखिए सबसे जरूरी चीज़ है कि क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, क्षेत्र भ्रमण पर ले गई, ले जाने का मतलब होता है आकलन करना। बच्चे उनको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ओके, तो आकलन कर लेंगे। तो आकलन करने के बाद जब वो पूछ रही है तो आकलन का सीखना होगा। ओके, यानी जो आपने देखा उसे जब हम आपको आप पे चर्चा करवाएंगे तो वो आप सीखोगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? आकलन का सीखना। आकलन के लिए सीखना मतलब आकलन जाने से पहले हम आपको सिखाएं तो उसको कहते हैं आकलन के लिए सीखना। ओके, नेक्स्ट, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करती हैं। किसमें? शिक्षक को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण में भी सहायता करते हैं। ठीक है, किसमें सहायता करते हैं? समाजीकरण में। ओके, नेक्स्ट, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय में, कक्षा में, गृह में, ऑडिटोरियम में। तो संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो पियाजे कहते हैं, वो सबसे अच्छा कहाँ डेवलप किया जाता है? वो डेवलप किया जाता है विद्यालय एवं कक्षाओं में। ओके, नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? ओके, क्या कह रहा है? अमूर्त, याद रखिएगा, अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, संवेदी प्रेरक में, पूर्व संक्रियात्मक में। तो याद रखिए औपचारिक जो होता है वो जो अमूर्त होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में काम करता है। पियाजे का सबसे लास्ट जो स्टेजेस है उसमें ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बात करते हैं। नेक्स्ट, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, क्या कहलाता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वह बच्चा जब तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, याद रखिए तार्किक रूप से वस्तु और घटनाओं में चिंतन करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था में तार्किकता तो होती नहीं है, औपचारिक में अमूर्त तार्किकता होती है, पूर्व संक्रियात्मक में भी नहीं होती, यानी आपके पास दो है, मूर्त और औपचारिक। तो तार्किक रूप से जो शुरुआत में घटना में प्रारंभ करता है, वो चिंतन शुरू करता है, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये स्टार्ट कर देता है। औपचारिक में अमूर्त घटनाओं पर भी तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की कौन सी अवस्था में है? किशोरावस्था, बाल प्रारंभिक बाल्यावस्था, युवावस्था, बाल्यावस्था। ओके, तो 13 वर्षीय है तो जाहिर सी बात है 13 वर्षीय कहाँ है? किशोरावस्था में। अगर इससे ना समझ में आए तो झगड़ा करने लगता है और हमेशा अपने आप को साबित करने का प्रयास करने का मतलब ही है कि वो हमेशा अपने आप को बेस्ट समझता है, अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, और ये जो गुण होते हैं वो किसमें होते हैं? किशोरावस्था के ही गुण होते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत सिद्धांत, अंतः संबंधत, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये क्या है? सीमा जल्दी सीख लेती है और लीना नहीं सीख पाती, ये क्या है? व्यक्तिगत सिद्धांत, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है ये, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है।
ओके भाई, वो जल्दी सीख लेती है, उसकी वो है, उसकी जो नहीं सीख पाती तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने अपने बच्चे अपने अपने क्राइटेरिया के होते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन? अच्छे शिक्षक के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग करना। ठीक है भाई, कोचिंग करना तो बेकार है, ये तो हो ही नहीं सकता। सृजनात्मकता, जीवन प्रारंभ में उपलब्धियों के लक्ष्यों पर बल देना कि उपलब्धियां जाहिर ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये भी नहीं हो सकता। प्रत्येक विद्यार्थियों के अंतर्जात प्रतिभाओं को पोषण करना और प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। ओके, यानी जो भी कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कुछ पोषण करना चाहता है, कुछ भी जानना चाहता है, उस पर वो प्रश्न करे, चीज़ें समझे। ओके, और व्यवहारिक मूल्यों को विद्यार्थियों के शिक्षण करना, ऐसा नहीं है, मेन चीज़ क्या है कि प्रतिभाओं का पोषण करना और उसे अपने हिसाब से आगे बढ़ाना। नेक्स्ट, भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषताओं को देखा जाना चाहिए विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। यह आसान सा क्वेश्चन है, पैडागोजी के हैं, विद्यार्थियों के सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक की योग्यता की चुनौती के रूप में, शिक्षार्थियों के लिए विद्यालय जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के एक कारक के रूप में, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के रूप में, प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो किसमें करना है? बहुभाषिकता सबको पता है, किसमें करना है? जीवन समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं बहुभाषिकता को। ओके, नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पृष्ठ पोषण प्रदान करना। तो मूल्यांकन क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने के वाले प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, यह मूल्यांकन नहीं है। नेक्स्ट, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना कि भैया इनको उपचारात्मक क्लिनिकल मेथड की जरूरत है, इनको दे दो, ये भी नहीं है। नेक्स्ट, अधिगम कठिनाइयों और समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाता है, ये एक तरह से कह सकते हैं। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पृष्ठ पोषण प्रदान करना, बिल्कुल यही सही है, यानी किस सीमा तक तैयार कर पाई है इसको चेक करना, और अगर अच्छा किया है तो इसको पृष्ठ पोषण भी देना मूल्यांकन का ही कार्य है। ओके, नेक्स्ट, शिक्षार्थी में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? किस तरह का व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबंधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार के सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? पहला, शिक्षार्थी के लिए समान स्तर पर पाठचर्या का अनुगमन करना। दूसरा, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। और चौथा है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों के विशेष विद्यालयों में भेजना। तो विशेष विद्यालयों में तो हम लोग भेज ही नहीं सकते, तो ये तो ऐसे ही काट दो। तो शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो पाठचर्या पे अनुगमन करना या बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल, व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना, ये भी गलत चीज़ है। तो मेन चीज़ यह है क्या है कि उसके बाल केंद्रित शिक्षा करना। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब इंडिविजुअल एक एक बच्चे को ध्यान से देखना है, उसको अवसर देना है, उसके कार्यभार को संभालना है, यही मेन चीज़ है, सहयोग करना। नेक्स्ट, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनाने को प्रोत्साहित करना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अच्छे लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों को सराहना चाहिए। कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। देखिए, निरुत्साहित भी नहीं कर सकते, अच्छा लड़का अच्छा लड़की कह के नहीं बुलाना है। लड़के को जोखिम उठाने वाले और निर्भीक को प्रोत्साहित करना, यानी ये भी एक है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिका में रखना चाहिए। अपारंपरिक मतलब उसको भेदभाव रहित रखना चाहिए, आराम से नॉर्मली जैसे सबको ट्रीट करते हैं वैसे ही इनको भी ट्रीट करें। ओके, नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। यह देखिए क्या कह रहा है, पहली अवस्था, यानी इस पहली अवस्था कौन है? संवेदी अवस्था। और संवेदी अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है? अमूर्त तरीके से बिल्कुल नहीं सीखेगा। कैसे सीखेगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, किससे सीखेगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा पहली अवस्था में बच्चा सीखता है। नेक्स्ट है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे?
कि बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप रहे। बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो किसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा? ओके, जब बच्चा स्वयं करेगा, या जब आप कराओगे, या स्वयं गतिविधि करके बच्चों को बताएंगे। ओके, देखो पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, ये तो बच्चे बिल्कुल नहीं करते। ठीक, स्वयं गतिविधि करके और बच्चों को बताएंगे तो भी नहीं। दो चीज़ है, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे तभी, या बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे तब। किसमें बच्चे ज़्यादा रुचि लेंगे? तो बच्चे जब स्वयं करते हैं ना, तो चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखते हैं। ओके, तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने देंगे। नेक्स्ट, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन वाइगोत्स्की सहमत है? ओके, कौन से कथन में से वाइगोत्स्की सहमत है? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाए। नेक्स्ट, बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाए। बच्चे जन्म से शैतान है, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। और चौथा है, बच्चे समवयस्क और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। तो निम्नलिखित में से वाइगोत्स्की किसको सहमत मानते हैं? बिल्कुल, यानी वो साथ में जब समवयस्क और वयस्क समूह आपस में अंतःक्रिया करते हुए जब हमें सिखाएगा, उसी को कहते हैं सामाजिक सीखना या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, जिसने वाइगोत्स्की ने दिया था। ओके, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे अपने आप क्या कर सकते हैं जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तीसरा, बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच का अंतर। और चौथा है, बच्चे के अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराया गया सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति। ओके, तो वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट यही है, यानी जेडपीडी समीपस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, और जिसके कहते हैं कि बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जा सकने वाला तथा सहायता के साथ करने वाले बीच का अंतर को क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। ओके, सबने पढ़ा है। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने के शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है क्या? यानी सही और गलत जान जाए, सहयोग की नैतिकता, नैतिक तर्कना, नैतिक यथार्थवाद या नैतिक दुविधा। ओके, यानी क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में निर्णय लेना कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक तर्कना कहलाता है। यानी तर्क के अनुसार हम समझे किसी चीज़ को कि क्या सही है और क्या गलत है, किस पे अच्छा है कौन बुरा है, इसको समझ लेना क्या कहलाता है? नैतिक तर्कना कहलाता है। ओके, और लास्ट है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करते हैं। किसमें? दुश्चिंता में, समाजीकरण में, मूल्य द्वंद में, आक्रामकता में। तो सामूहिक गतिविधियों में क्या करना है? भाग लेना है, जो कि हमें क्या सिखाता है? समाजीकरण सिखाता है। ओके, समाजीकरण सिखाता है। डन। तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे पैटर्न है, क्या है, किस तरीके से है, ये मैंने बताया आपको। पूछे गए सवाल होते हैं सबके बच्चों के द्वारा, इसलिए 100% मैं रिलेबल नहीं कह सकता। जो बच्चे ने बताया वही मैंने आपको नोट डाउन करके बताया, एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट टाइम जो देने जाएंगे उसको थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा। ओके, गुड लक आप सबको। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।